हेलो छात्रों। तो पुनः स्वागत है आप सभी का आपके निर्माण ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे। तो मैं हूं दीपक सर और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज के जो क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे आज सेकेंड लेक्चर, जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा था ऑप्टिक्स चैप्टर का, उसका आज सेकेंड लेक्चर होने वाला है। जिन छात्रों ने अभी तक मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले वाले लेक्चर 1 को देख करके जब आएंगे तो सेकेंड लेक्चर उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम सेशन में। फिर से ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, ताकि 2026 का एग्जाम आपका सबसे बेस्ट जाए। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सेशन जो सेकेंड लेक्चर है इसमें भी 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है। याद कीजिए कि आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज से जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 76 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है आपके स्क्रीन पे, तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो न्यूटन ने करपस्क्यूलर थ्योरी जो 1675 ईस्वी में दिया था, उन्होंने लाइट के स्पीड का चर्चा उसमें किया, लेकिन धोखा से वो बात गलती बोल दिया। हुआ क्या कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन का मानना यह था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की जो चाल है वह डेंसर मीडियम में, यानी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है डेंसर मीडियम में अधिक होता है एज कंपेयर टू रेरर मीडियम। ये बात न्यूटन का कहना था। यानी अगर हम बात करें वाटर की और बात करें हम एयर की, तो उसका मानना यह था कि वाटर में स्पीड ज्यादा होगा जबकि एयर में स्पीड कम होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1850 ईस्वी में, कब 1850 ईस्वी में, 1850 में, 1850 ईस्वी में फोकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? फोकॉल्ट। तो 1850 ईस्वी में फोकॉल्ट महोदय ने स्पष्ट प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध किया कि स्पीड ऑफ लाइट यानी डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होता है? कम होता है, जबकि रेरर मीडियम में ज्यादा होता है। यानी निर्वात में या वायु में स्पीड लाइट का ज्यादा होगा और पानी में या किसी दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश की जो वेग है वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ये बात जो है इन्होंने सही दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। क्योंकि न्यूटन का मानना था कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या है? लाइट का ज्यादा है, और विरल माध्यम में, रेरर मीडियम में स्पीड कम है। तो एयर में यानी क्या है? कम है, और वाटर में अधिक होता है। ये बात न्यूटन के अनुसार था, लेकिन ये बात गलत साबित हुआ, क्योंकि 1850 ईस्वी में फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज फास्टर विथ रेस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। आप सबको पता होना चाहिए कि दर्पण में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में कह रहा है कि प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में कह रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। आप देखिए, जब आप उत्तल दर्पण को बनाएंगे तो उत्तल दर्पण तो यही होता है जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और ये है इसका कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर का यहाँ पे है इसका पोल, और यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में है यहाँ पर इसका क्या चीज? फोकल, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इस साइड में रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लिया कि हमने एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया है, और ए बी से जो लाइट जाएगा ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के वजह से, परावर्तन के वजह से वापस यहाँ पे रिटर्न होगा इधर, और इस लाइट को जब हम यहाँ पे जब ले जाएंगे तो ये जाकर के मिलेगा कहाँ पे? फोकस पे जाकर के मिलता है। और एक लाइट जो है यहाँ से सेंटर पर अगर हम मिलाने का प्रयास करें तो दोनों देखिए कि दोनों वहाँ पे लाइट कहाँ पे कट रहा है?
तो यहाँ पे एक सेकंड इसको किसी दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट समझ में आए। यहाँ पे जो इमेज बना, ये वाला इमेज बना, देखिए कि पोल और फोकस के बीच में बनता है। यही है एक छोटा सा इमेज जिसका नाम हमने रख दिया ए डैश और बी डैश। तो कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है पोल और फोकस के बीच में बनता है। हाँ, ये कंडीशन अलग है कि यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो, तब जो है उसका इमेज बनता है कहाँ पे, फोकस पे बनता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कि पोल और फोकस यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको बता दे कि फोकस का फार्मूला, पावर का जो फार्मूला होता है किसी भी लेंस का, वो 1/f होता है। यानी ये कब, जब फोकस दूरी मीटर में रहे तब। लेकिन पावर का एक और फार्मूला होता है 100/f होता है, लेकिन यह कब होता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे। तो आपके सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ये 100/f वाला लगेगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसका पावर यानी क्षमता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर, यानी पावर दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का कितना दिया है, 2 डायोप्टर जब दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोकस इक्वल टू हो जाएगा 100 यह P नीचे आएगा, यह F इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया है, पावर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 50 से, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर होगी। इसका राइट आंसर आप ऑप्शन जब देखेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा बी नंबर आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। जरा याद कीजिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका है और दिया है कि एक उत्तल लेंस को, जब किसी कन्वेक्स लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो लिक्विड में डुबाते हैं, तो यदि लेंस का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वाटर जिस लिक्विड में डुबा रहे हैं, दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बराबर हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है यानी इक्वल है, तब इस समय जो लेंस की जो फोकस दूरी हो जाती है ये इन्फिनिटी हो जाती है। यानी इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत होगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक सेकंड, अनंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एक व्यक्ति +2D क्षमता के चश्मे लेंस का प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष है। ए पर्सन यूज अ लेंस विथ अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर, ही हैज अ विजन डिफेक्ट। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो कन्वेक्स लेंस होता है यानी जो उत्तल लेंस होती है, उस उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो पावर पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है, अवतल लेंस का प्यारे बच्चों जो पावर होता है वो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले यह एक व्यक्ति +2D डायोप्टर यानी किस प्रकार की पावर, किस प्रकार की क्षमता का चश्मा का प्रयोग कर रहा है, पॉजिटिव में दिया है, तो पॉजिटिव होगा। तो बताओ कि वो किस प्रकार का लेंस लिया होगा, कन्वेक्स लेंस लिया होगा। और आप सबको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप कहते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जिसको आप कहते हैं, इस प्रकार की नेत्र की बीमारी को, दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है μr, मतलब रेड कलर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। जबकि वायलेट कलर का यानी V से फॉर वायलेट, बैगनी रंग का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बहुत सारे लड़का गलती क्या करते हैं कि वो लेमडा
वाला फार्मूला याद करते हैं। देखो भाई, लेमडा यानी लेमडा आर और लेमडा भी की बात करें, लेमडा मतलब वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन और बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है। लेकिन ये सारी बात तरंगदैर्घ्य के ऊपर ऐसा कंडीशन होता है। अगर हम बात करते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की, तो एक दूसरे के उल्टा होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हो जाएगा कम। इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द कलर हैज मिनिमम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मिनिमम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप ऑप्शन को जब देखो तो सबसे कम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समझ में आ रहा है ना, समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट करते जाइए आप लोग। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आपको बता दे कि मिरर जो होता है, दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है यानी जो फोकस दूरी होती है, वो मिरर का फोकल लेंथ किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप पानी में रखो या एयर में रखो, किसी भी मिरर की, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो एक गोलीय दर्पण दिया है और इसको जब हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, समान रहेगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। यही लेंस होता, तो लेंस की जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से पर डिपेंड करता है और रिफ्रैक्शन के वजह से इसकी फोकल लेंथ में चेंजिंग आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे है मिरर, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है और जिसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर एंड एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर है। आर इन कंटेक्ट, दोनों कैसे हैं, कांटेक्ट में है। द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर इज, क्या होगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि कनकेव कन्वेक्स लेंस का जो होता है, पी कन्वेक्स लेंस का, इसकी जो पावर होती है ये पॉजिटिव होती है और इसलिए प्यारे बच्चों इसका पावर दिया हुआ है, सॉरी इसका फोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। ये 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया है, ठीक है, यानी फोकल लेंथ जो दिया है, फोकस दूरी दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का, वो दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो अगर पावर कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है तो फोकस भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। इसलिए इसकी अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर का फार्मूला यहाँ पे सेंटीमीटर में जब दिया रहे, ऑप्शन फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे, तो पावर का जो फार्मूला होगा प्यारे बच्चों 100/f होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 100 बाई कितना 40, ये हो जाएगा आपका कितना 2.5, यानी इसका आंसर आया प्लस में कितना 2.5 डायोप्टर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, यानी आपके पास है एक फिर से कनकेव लेंस और इसकी कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है यानी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस अवतल लेंस की क्षमता हो या फोकस हो, दोनों निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसकी जब हम पावर निकालेंगे तो पावर का फार्मूला, चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो पावर का फार्मूला होता है 100/f। तो f फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है, तो 20×5 100, यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -5 डायोप्टर। अब सवाल कह रहा है कि जब दोनों को एक जगह कांटेक्ट में रखेंगे तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, यानी टोटल कॉम्बिनेशन के वजह से इसका पावर क्या होगा। तो जब दो लेंस कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट पावर का फार्मूला होता है P1 + P2 होता है। आप क्या करो, जो कन्वेक्स लेंस है इसके पावर को आप मान लो P1 और जो कनकेव लेंस है इसके पावर को मान लो आप P2। तो यहाँ पे जब इस वैल्यू को रखेंगे तो P1 का वैल्यू आप देखिए प्लस में आया है, प्लस में कितना आया है 2.5 डायोप्टर, और यहाँ पे प्लस P2 का वैल्यू जो आया है माइनस में आया है प्यारे बच्चों, माइनस में 5 डायोप्टर दिया है। तो प्लस और माइनस मिलकर के कितना होगा आप बता सकते हैं, माइनस का 2.5 डायोप्टर, यानी प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पार्थिव
दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी, इसका इंग्लिश होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक ऐसा टेलीस्कोप होता है पार्थिव दूरबीन जिसका यूज जो है पृथ्वी पर दूर रखी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। क्लियर? तो चूंकि कोई भी टेलीस्कोप क्या करता है ना कि उल्टा इमेज बनाता है, ठीक है, इसलिए उसको सीधा करने के लिए हम एक और अलग से एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं जो उस रियल इमेज को इरेक्ट बना देता है, यानी सीधा बना देता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि जो पार्थिव दूरबीन है, जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, तो वो क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल यानी काल्पनिक तथा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कोई भी इमेज, जो कोई भी टेलीस्कोप है, वो क्या बनाता है? उल्टा इमेज बनाता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल में एक एक्स्ट्रा लेंस लग जाता है जिसके वजह से जो फाइनल इमेज होता है वो वर्चुअल काल्पनिक तो बनता है, साथ साथ इसको सीधा बना देता है। इसलिए जब हम किसी वस्तु को दूरबीन से देखते हैं तो हमको सीधा नजर आता है। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन दिया है इन विजुअल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज लार्ज वेवलेंथ। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है? जो सन का लाइट होता है, सूर्य के प्रकाश, जिसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं, उसको विजुअल स्पेक्ट्रम के नाम से जाना गया है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें टोटल जो है इंफ्रारेड रे, अल्ट्रा वायलेट रे, बहुत सारे 7 अलग अलग वेव हैं। उसी वेव में से जो छोटा सा पार्ट है विजुअल वेव, जिसे प्रकाश कहते हैं, उसको हम लोग दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और उन विजुअल लाइट में 7 अलग अलग कलर होते हैं। तो उनमें रेड कलर जो होता है, यानी रेड कलर का वेवलेंथ यानी लेमडा जो होता है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं, यह सबसे ज्यादा होता है। जबकि वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है, लार्ज वेवलेंथ की बात किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की, तो उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर वाला का सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। देखिए लाइट ईयर का वैल्यू पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या है। प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी होती है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट वैक्यूम में एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। और 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 into 10⁻16 मीटर होता है। याद रखिएगा इस बात को। सॉरी 15 मीटर होता है, मिस्टेक से बोला गया। 15 मीटर यानी 15 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा सा सीखा जाए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज। देखिए सबसे पहले आपको बता दे, कह रहा है कि कोई किसी माध्यम से निर्वात में प्रकाश संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल को साइन C से डिनोट करते हैं। और साइन C का फार्मूला होता है 1/μ। क्लियर? कितना वैल्यू होता है? 1/μ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन C के जगह पर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/ और म्यू का फार्मूला होता है C/V। क्या होता है फार्मूला? यहाँ पर देख सकते हैं म्यू बराबर क्या होता है? C/V होता है। जहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है। ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें है? एयर या वैक्यूम में। जब लाइट एयर या वैक्यूम में जाता है तो उस समय उसके स्पीड को C कहते हैं। और बाकी किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मीडियम में, किसी अनदर मीडियम में लाइट के स्पीड को दिखा रहा है। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। और इसको चेंज करेंगे तो यह भी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V/C। आपसे पूछा गया है तो माध्यम में यानी मीडियम में प्रकाश का वेग कितना होगा, मतलब आप V का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जब V का वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होगा c/2। क्या होगा, c/2। और c का वैल्यू आपको पता है, प्रकाश की चाल कितना होता है एयर या वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 से 3 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? दबा के शेयर कीजिए एकदम, ठीक है, ताकि हम भी पूरी एनर्जी से पढ़ा सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम फुल गारंटी में कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कर रहे हैं कि जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेक्चर 1 वाला और आज का सेशन जो अभी चल रहा है लेक्चर 2, जब दोनों लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ऑप्टिक्स से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बाकी किसी भी पब्लिकेशन की ना गाइड, ना मॉडल सेट, ना क्वेश्चन बैंक, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है इसमें, किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। देखो भाई, किसी भी प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर होता है, ओमेगा जो होता है, आप ओमेगा का फार्मूला जरा देखना, तो ओमेगा का फार्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। आप इस फार्मूला को देखने से क्या पता आपको चल रहा है कि जो ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस ओमेगा के फार्मूला में हर जगह म्यू यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा है, और आपको पता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू का जो वैल्यू होता है ना, वो मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी मटेरियल पदार्थ के नेचर पर यानी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो मटेरियल किस प्रकार की नेचर रखता है, उसकी प्रकृति कैसी है। इसलिए वर्ण विक्षेपण जो क्षमता है वो ना तो आपतन कोण पर निर्भर करता है और ना ही क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है, ना प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, बल्कि वो प्रिज्म पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर निर्भर करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, ध्रुवित प्रकाश, जब आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि निकोल प्रिज्म के बारे में बताया गया है कि निकोल प्रिज्म क्या करता है कि ऑर्डिनरी लाइट को यानी अनपोलराइज्ड लाइट को, अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज्ड कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर फाइनल क्या होगा प्यारे बच्चों, निकोल प्रिज्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। इंटरफेरेंस का यानी प्रकाश के व्यतिकरण का यह क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि बीटा बराबर यानी बीटा फ्रिंज की चौड़ाई को कहते हैं बीटा बराबर लैम्ब्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी स्लिट से लेकर के यानी सोर्स से लेकर के और स्क्रीन जहां पे प्राप्त होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो कह रहा है कि इस डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए, अगर मान लो इस डिस्टेंस को दोगुना कर देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीटा भी बढ़ जाएगा। यानी जब इसको बढ़ा दिया जाए, स्रोत से पर्दों के बीच की दूरी यानी कैपिटल डी का वैल्यू जब बढ़ेगा तो इसके लिए इसका फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग गति है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव को शोज करता है, क्योंकि लाइट का यह गुण जो है पोलराइजेशन से रिलेटेड है। प्रकाश का जो ध्रुवन जब आया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो फाइनली रूप से ये प्रूफ हो चुका कि लाइट सच में एक ट्रांसवर्स वेव मोशन है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन के वजह से। अगला जो है मृग तृष्णा का कारण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम VVI कर ही देंगे। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है कि रेगिस्तान में जब जाएंगे तो वहां पे पूरे रेगिस्तान क्या हो जाती है, हिरन को वहां पे पूरा बालू, पानी ही पानी, समुद्र नजर आता है, जिसके वजह से हिरन यानी मृग, जिसको हिरन कहते हैं, वो डर करके भागना शुरू कर जाती है, और इसलिए इस प्रकार की घटना मिराज कहलाता है, यानी मृग तृष्णा कहलाता है। तो इन सारे घटनाओं का बस एक ही कारण है
TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ये होती है। जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनता है, और क्रिटिकल एंगल से और अधिक एंगल जब बन जाता है तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाती है, डेंसर से जाती है, डेंसर में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ऑप्शन लगे डायरेक्ट आंख मूंद करके उसका आंसर मारिए। तो ये मृग तृष्णा जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये मिराज की फेनोमेना देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहे चाहे समतल दर्पण की रेडियस यानी फोकस कहे, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी चाहे वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों क्या हो जाती है? इन्फिनिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आप जब फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का हमने पहले ही डिस्कशन करा चुका है कि तालाब का तली का ऊपर उठ जाना, ठीक है, पानी में रखी हुई छड़ी को टेढ़ा मालूम दिखाई देना, सिक्का पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो इन सारे चीजों का बस एक ही कारण है जो दैनिक जीवन में होने वाली प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी नंबर यानी लाइट के रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। ये सभी लेक्चर फर्स्ट का ही कुछ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको फिर से सिलेक्ट किया है और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल को हमने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया भी है। इसलिए जो नए विद्यार्थी इस चैनल पे आ रहे हैं, जो डायरेक्ट सेकंड लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें कलेक्शन किया गया है और सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वर्चुअल इमेज किस मिरर से प्राप्त होता है? देखो भाई, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए जो प्लेन मिरर है जिसे आप समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण में भी जो है वर्चुअल इमेज बनता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो आप कन्वेक्स मिरर जानते हैं जिसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण में भी वर्चुअल बनता है। अगर हम बात करते हैं कनकेव की, तो कनकेव यानी अवतल दर्पण में भी वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो तीनों प्रकार के दर्पण से जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका आंसर आप देखेंगे तो तीनों के द्वारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब भी समतल दर्पण प्लेन मिरर की बात आए, पहले वाले फिर से बोले हैं ना कि फर्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं, जो प्लेन मिरर में होता है उसमें सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। जो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण होता है उसमें छोटा बनता है। जो कनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण में, उसमें सब तरह का बनता है, बड़ा छोटा सीधा वास्तविक सब टाइप का बनता है। इसलिए इसमें कह रहा है कि वस्तु से बड़ा बनता है, तो बड़ा वाला प्यारे बच्चों अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल और कांच के अपवर्तनांक। भाई इस क्वेश्चन को तो आप VVI कर लो, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एंड 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। What will be the refractive index of water with respect to glass? सिंपल सा बात है, किसके रेस्पेक्ट में किसका पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि वाटर एंड ग्लास रेस्पेक्टिवली शब्द का मतलब, क्रमशः शब्द का मतलब है कि पहले वाटर है प्यारे बच्चों, और वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है, तो क्या आप उसको म्यू W लिख सकते हैं? म्यू से अपवर्तनांक और W से वाटर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4/3 दिया है। चलिए उसके बाद में कह रहा है कि ग्लास यानी जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया है, बाद में कितना है? 3/2। तो कांच के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू G लिखेंगे, G फॉर ग्लास होगा, और इसका वैल्यू दिया है 3/2 दिया है। तो अब सवाल अच्छे से पढ़ो भाई। कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, उसको पीछे रखना है। यानी कह रहा है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। यानी वाटर का पूछा है प्यारे बच्चों, वाटर का पूछा है, तो म्यू W का पूछा है,
किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे रख दो। तो ग्लास के रेस्पेक्ट में है वाटर का, तो वाटर ऊपर रहेगा, ग्लास नीचे रहेगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो म्यू डब्ल्यू का वैल्यू आप देखो कितना दिया हुआ है 4/3, और बटा में म्यू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 4/3। इसको जब चेंज करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, यानी 8/9। इसमें से ऑप्शन आप मिलाइए, डी इज द राइट आंसर होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। देखो एयर बबल्स, जो वायु के जो बुलबुला होते हैं पानी के अंदर चमकते हैं, और इसका भी कारण है TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा का बुलबुला का चमकना, यानी एयर का जो बबल्स होता है वो चमकता है। किसके वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जब किरण, देखो भाई कह रहा है इसमें कि द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल मैक्सिमम व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम, देखिए जिन दो मीडियम के बीच का अपवर्तनांक के डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसके बीच का जो क्रिटिकल एंगल होगा, क्रांतिक कोण होगा, वो सबसे मिनिमम होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि आपसे पूछा गया है अधिकतम कब होगा। तो जिन दो अलग अलग मीडियम के बीच के अपवर्तनांक जो होंगे उनके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में जो है क्लोजेस्ट होंगे, तो उसमें क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण का वैल्यू ज्यादा होगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे है क्या चीज। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दे, ग्लास और एयर की बात करें, तो ग्लास और एयर का जो कंपेयर करेंगे तो इसमें डिफरेंस ज्यादा निकल करके आता है, क्योंकि एयर विरल माध्यम होगा और ग्लास डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम होगा। इसलिए सघन माध्यम और विरल माध्यम में अपवर्तनांक का वैल्यू में बहुत सारे गैप नजर आते हैं। इसमें भी हीरा और एयर की बात करें तो इसमें जो है अपवर्तनांक का वैल्यू ज्यादा कंपेयर, इसका ज्यादा वैल्यू डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर वाटर और एयर की बात करें तो एक रेरर और एक डेंसर है। लेकिन आप ऑप्शन ए को देखो, ग्लास और वाटर, लग रहा है कि दोनों क्या है, एक प्रकार की डेंसर मीडियम है। हालांकि ग्लास के सामने वाटर रेरर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है और ग्लास का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी आपस में जब कंपेयर करेंगे तो दोनों क्लोजेस्ट पॉइंट को दिखा रहा है और इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस कम है। तो क्रिटिकल एंगल सबसे मैक्सिमम किस में होगा? ग्लास टू वाटर यानी कांच से पानी में। आगे देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो किरण के मुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फेनोमेना। देखो भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल सा डिफिनीशन है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण, मान लो भाई यहाँ पे एयर है और मान लो कि नीचे सब में क्या है, वाटर है, तो होता क्या है ना कि जब प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये सरफेस है जो दो माध्यम को अलग कर रही है, तो यह जो लाइट आ रहा है इस बेचारे को सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये वाला जो प्रकाश की किरण है जब हवा से, जब वाटर में, पानी में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। देखो चला जाना चाहिए था ऐसे, सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश के पथ में जो है यहाँ पे जो डायरेक्शन, इसके पथ में जो चेंजिंग हुआ, तो यही बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, रेरर से डेंसर जाए चाहे डेंसर से रेरर जाए, विरल से सघन या सघन से विरल, तो प्रकाश के पथ में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें से किसका होगा? तो आपको पता है कि अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग जो पदार्थ होते हैं सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। उनमें हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्यारे छात्रों 2.42 होता है। तो इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीरा का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी सेम क्वेश्चन आ गया। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अप्रॉक्सीमेटली। देखो भाई अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 2.42। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है,
प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन का लेक्चर 1 में कुछ छात्रों ने कमेंट किया, मिस्टेक से जो है ऑप्शन गलत उसका चेक हो गया था। आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात यानी वैक्यूम में होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर निर्वात ना हो ऑप्शन में तो एयर भी कहा जा सकता है, उसके लगभग बराबर होता है हवा का। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में वैक्यूम है, निर्वात है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम यदि होगी प्रकाश की वेग तो निर्वात में होगी, और इसलिए प्यारे छात्रों इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, तो लाइट की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लाइट के वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन होता है, लाइट के डायरेक्शन यानी पाथ यानी दिशा में परिवर्तन होता है, बट केवल और केवल फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक ऐसी फैक्टर होती है जो लाइट का कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे लाइट डेंसर टू रेरर जाए या रेरर टू डेंसर जाए तो आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। इसलिए प्यारे छात्रों इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बी यानी फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, पावर का जो यूनिट होता है उसको डायोप्टर कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है जूल, तो जूल नहीं होगा क्योंकि जूल वर्क या एनर्जी का यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। डायोप्टर इसका फाइनल आंसर होगा। कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, और वाट तो पावर यानी शक्ति का एसआई यूनिट होता है। इसलिए प्यारे छात्रों लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट होता है यानी पावर का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, उसको हम डायोप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अपवर्तक लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। प्यारे छात्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, ताकि हमने इसी क्वेश्चन को लेक्चर 1 में कंप्लीट करा चुका है। इसलिए ये कमेंट के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, और आप लोग बना करके इसको आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, इसलिए इसको खाली छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक आवर्धक ग्लास। देखो भाई आवर्धक ग्लास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें एक कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसका काम क्या है, माइक्रोस्कोप का छोटे से छोटे वाले चीज़ों को बहुत बड़ा दिखाना, यानी एकदम छोटा छोटा लेटर होगा उसको भी बड़ा जूम करके दिखाता है, और इसलिए उस लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं जो माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो कह रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धक क्षमता क्या होगी, उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। सिंपल सा बात है कि यानी पावर दिया हुआ है आवर्धक ग्लास में, वो आवर्धक ग्लास का अर्थ होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप जो सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें एक कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस, अब कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो तो पॉजिटिव होती है, और इसी कन्वेक्स लेंस को जो माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक ग्लास के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी पावर 12 डायोप्टर है, यानी सिंपल सा बात है कि इस लेंस की पावर दिया हुआ है, कितना पावर दिया हुआ है, कितना 12 डायोप्टर दिया हुआ है। और तो इसमें कह रहा है कि इसका आवर्धक क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। आप ये बताओ कि अगर आप पावर की फार्मूला जानते हो तो फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में, चूंकि लेंस की जो सारे फोकस दूरी को सेंटीमीटर में अगर हम मापें तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो पावर का फार्मूला 100/f होता है। तो यहाँ से अगर हम f की बात करते हैं, f निकालेंगे तो 100/p होगा, और आपको पता है कि 100 पावर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे छात्रों, 12 डायोप्टर। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट कितना आएगा, 3 के आसपास में आ रहा है। इसकी फोकस दूरी निकल करके आ जाता है। अब सवाल में पूछा गया है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है 1 + d/f। कितना होता है, 1 + d/f, यानी 1 +
डी का अर्थ होता है 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, जिसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और यहाँ पे फोकस कितना निकल करके आया है प्यारे छात्रों, पावर से जब हम इसका रिलेशन किए हैं तो 8.3 आया है, यानी यहाँ पे 8.3 होगा। और जब इसको डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा प्यारे छात्रों, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 4 इसका फाइनल आंसर होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, करीब करीब आएगा 4 के आसपास में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोजन से बने सम्मिलित लेंस की क्षमता क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे फोकस दूरी की बात किया जा रहा है। तो मान लो कि फर्स्ट फोकस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, इसलिए उस लेंस की पावर को अगर हमने P1 मान लिया फर्स्ट पावर, तो फार्मूला तो 100/f होगा। तो यहाँ पे प्यारे छात्रों होगा 100/f के जगह पर कितना दिया है 20, यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर इसका P1 का वैल्यू निकल करके आ गया। आगे कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो अगला जो सेकेंड फोकस दिया है प्यारे छात्रों 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका सेकेंड पावर अगर हम निकाले तो पावर से फोकस का फार्मूला तो 100/f होता है, यानी हम लिख सकते हैं 100/f के जगह पर 40 जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे छात्रों कितना, 2.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो फाइनल पावर कितना होगा, जिसको इक्विवेलेंट पावर कहते हैं। तो इक्विवेलेंट पावर का फार्मूला होता है प्यारे छात्रों कितना, P1 + P2। तो यहाँ पे आप बताओ कि P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और P2 का जो वैल्यू दिया यहाँ पे लिखेंगे 5, आप प्लस यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दो लेंस। देखो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें लेंस जो है ना कनकेव दिया है ना कन्वेक्स दिया है, ना उत्तल क्लियर किया है ना अवतल क्लियर किया है। अगर आप ऐसा समझो कि अगर यह फर्स्ट वाला जो 20 सेंटीमीटर वाला है, अगर इसको हम कन्वेक्स मान ले, क्या मान ले, कन्वेक्स मान ले, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो +5 रहेगा। अगर जो सेकेंड वाला जो फोकल लेंथ दिया है जिससे आप सेकेंड पावर निकाले हैं, तो अगर इसको हम कनकेव लेंस मानते हैं प्यारे छात्रों, अवतल लेंस मानते हैं, तो अवतल लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी अगर इसको हम यहाँ पे माइनस रखें, क्योंकि इसका पावर निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस में 2.5 लिखेंगे, तो 5 में से 2.5 जाएगा, तो 2.5 डायोप्टर होगा। कब, यदि क्वेश्चन में कनकेव और कन्वेक्स दिया रहता तब। अगर नहीं दिया हुआ है प्यारे छात्रों तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 5 और एक का आया है 2.5, यानी फाइनल जो होगा 7.5 डायोप्टर होगा, जो इस ऑप्शन में है नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमने कंडीशन बता दिया कि अगर जैसा रहे उस तरह से आंसर इसका आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, 3 लेंस हैं और दूसरे का 30 और तीसरे का 60 सेंटीमीटर दिया है, एक दूसरे से सट्टे रखे हैं, यानी तीनों लेंसों को कांटेक्ट में रखा गया है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। देखो भाई, 3 लेंस है, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और सभी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सभी कन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। इसका जो फोकस दिया हुआ है 20 दिया है, इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। जब बहुत सारे लेंस अलग अलग कांटेक्ट में रखे गए हो तो उनका टोटल जो है इक्विवेलेंट फोकस का फार्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। आप क्या करो कि इसको मान लो f1, इसको मान लो आप f2 और इसको मान लो आप f3। यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा प्यारे छात्रों 1/f1 के जगह पर मान लो 20 + 1/f2 के जगह पर आप रखो कितना, 30, और यहाँ पे हो जाएगा 1/60। जब सबको सोल्व करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा, सबका LCM जब लेंगे तो 60 होगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी ऊपर हो जाएगा कितना, 3 2 5 1 6, 6/60 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आया 1/60, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना आएगा प्यारे छात्रों, 60 सेंटीमीटर। यानी सबको जब कंबाइंड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर, मिस्टेक से बोला गया है। 6 से आप 60 कटाएंगे तो 10 आएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 10 होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस बताइए तो कमेंट करके, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? हाँ, उत्तल लेंस को यानी कन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दो कन्वेक्स लेंस हैं और दोनों की जो फोकल लेंथ है, इसका भी f है और इसका भी f है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब दोनों को कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा गया हो, दोनों को कैसे रखा गया है प्यारे छात्रों, प्लेस्ड इन कांटेक्ट, यानी जब दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखा गया है तो इस दोनों को इकट्ठा एक बार जब मिलाएंगे तो टोटल फोकस कितना होगा, यही सवाल पूछा गया है ना। तो सिंपल सा बात है कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू जितने लेंस के फोकस को सटा करके रखा गया सबके फोकस को जोड़ देते हैं, तो 1/f प्लस 1/f इधर हो जाएगा आपका टोटल एलसीएम, f ऊपर हो जाएगा 2, यानी 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू आया प्यारे छात्रों 2/f। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे f इक्विवेलेंट पूछा गया है, जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी f इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा कितना, f/2। कितना होगा, f/2 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा f/2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेशन अच्छा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है, सब कोई बढ़िया मस्ती से सीख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। एक एक करके सभी चैप्टर के, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सबको एग्जाम से पहले पूरी फुल तरीके से आपका तैयारी करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो, बहुत बढ़िया, मीटर में हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा? अभी बताए हैं कि पावर निकालने का जनरल फार्मूला 1/f ही होता है प्यारे छात्रों, लेकिन फोकस मीटर में रहे तब, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पावर का फार्मूला 1/f डायोप्टर होगा। लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो पावर का फार्मूला 100/f होता है। कब? जब फोकस दूरी प्यारे छात्रों सेंटीमीटर में रहे तो इस क्वेश्चन के अनुसार फाइनल आंसर क्या होगा, 1/f होगा, क्योंकि फोकस को किस में कहा गया है, मीटर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। देखो भाई, अवतल लेंस है यानी कनकेव लेंस है, और अवतल लेंस जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लिक्विड में डुबाते हैं तो थोड़ी सी कनकेव लेंस का जो नेचर, जो डाइवर्जिंग नेचर का है, अपसारी की तरह व्यवहार करता है, वो थोड़ा कम अपसारी की तरह जो होता है, लेस डाइवर्ज हो जाता है, इसलिए जब पानी में डुबाते हैं तो ये कम अपसारी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस को जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तथा फोकस दूरी f है को जल n = 4/3 में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी क्या होती है? प्यारे छात्रों, लेक्चर फर्स्ट में इस क्वेश्चन का जवाब हमने दे चुका है पहले ही, क्योंकि यहाँ पे फिर से बता देते हैं। उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। जब आप किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, एक लेंस को डुबाते हैं, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μL है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μW है। तो μW का वैल्यू आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जल का कितना दिया है, 4/3, यानी 4/3 का अर्थ होता है 1.33, और लेंस जो है μL यानी म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना दिया है, 1.5, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है प्यारे छात्रों 1.5। आप बताओ किसका ज़्यादा है? तो लेंस का ज़्यादा है। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज़्यादा होता है जिस लिक्विड में डुबाया जा रहा है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और इसलिए इसका फाइनल आंसर छात्रों क्या होगा कि f से बड़ी हो सकती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मे बिकम ग्रेटर देन f, यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? आप इसको खुद से बना करके बताओ। लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, f का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, पूछा जा रहा है पावर, यानी पावर का फॉर्मूला क्या बताया गया है, 100/f होगा, क्योंकि 1/f नहीं होगा, यहाँ पे फोकस सेंटीमीटर में दिया है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 100/20, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा कितना भाई,
5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विउत्तल लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है, जिसके दोनों सरफेस कन्वेक्स होता है। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे, तो प्यारे छात्रों इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। आइए आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व कराते हैं। लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो डबल कन्वेक्स लेंस है उसी को बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और बाई कन्वेक्स लेंस में प्यारे छात्रों जो फर्स्ट रेडियस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो सेकेंड रेडियस होता है वो निगेटिव हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 माइनस 1 और यहाँ पे है 1/r1। तो कह रहा है कि इसको मान लो आप r1 और सेकेंड जो दिया है उसको मान लो आप r2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 माइनस r2 के जगह पर हम लिखेंगे 15। तो आप देखो यहाँ पे सेकेंड रेडियस क्या होता है प्यारे छात्रों? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस तो फार्मूला में है लेकिन वहाँ पे माइनस 1/20 करेंगे। तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू यहाँ पे क्या होगा प्यारे छात्रों? 1/10 माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा 1/20 हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे 0.5 को यानी 1/f का जो वैल्यू है 0.5 का मतलब हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा इधर, और ये 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से ये हो जाएगा 2 और ऊपर 1/f इक्वल टू हो जाएगा 3/20 दूनी 40 हो जाएगा। आपसे f पूछा गया है तो f का वैल्यू होगा जब ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाएगा 40/3, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों? इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसका वैल्यू जो भी आएगा वो अलग आएगा, यानी 13 दशमलव कुछ करके आएगा, 13.3 के आसपास में आएगा। इसका कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन में ही गलती है। अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? ठीक है, जब कोई लाइट जो है व्हेन रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर्स अ लेंस, यानी लेंस में प्रवेश करती है, लेंस का मतलब किसी ग्लास में प्रवेश करती है, तो किस में परिवर्तन होता है? अब बताओ कि प्रकाश की किरण, मान लो कि यहाँ पर है लेंस, क्लियर, यहाँ पे इसके बगल में है एयर, लाइट एयर से जा रहा है लेंस में प्रवेश करेगा, तो एयर और ये है लेंस यानी ग्लास का ये बना हुआ है, यानी प्रकाश एयर से ग्लास में जाती है तो लेंस इस प्रकाश के लाइट में क्या हो जाता है? इसके पाथ में चेंज हो जाएगा, यानी डायरेक्शन इसका मुड़ेगा, साथ साथ इसके वेलोसिटी यानी वेवलेंथ में भी चेंज हो जाएगा। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम बताए हैं आपको, उसका वेग बदल जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि वेग भी बदल जाएगा और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, मतलब स्पीड तो चेंज होगा ही होगा, साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होगा। इसलिए प्यारे छात्रों इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है और +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? क्लियर है? तो आप ये देखो कि इसकी फोकस दूरी पूछा गया है। सबसे पहले इसका टोटल पावर अगर हम बात करें तो P1 + P2 होगा। एक पावर दिया हुआ है -15 डायोप्टर और दूसरा पावर दिया हुआ है कितना? +5 डायोप्टर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो -10 डायोप्टर इसका हो जाएगा क्या चीज़? पावर। तो चूंकि आपको पता है फार्मूला P बराबर 1/f होता है, तो f का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1/p होगा, लेकिन फोकस दूरी सेंटीमीटर में सब दिया है, इसलिए प्यारे छात्रों यहाँ पे 100/f होगा फार्मूला। तो यहाँ भी 100 आप डालेंगे तो 100 यहाँ पे p का वैल्यू कितना आया है? -10 यहाँ पे होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, यानी -10 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर होगा प्यारे छात्रों, माइनस यानी बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का
मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, मानव नेत्र के जो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या चीज़ बता सकते हैं, वास्तविक और उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। इसका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे छात्रों, निकट दृष्टि दोष के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो बेलनाकार लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है और अवतलोत्तल लेंस है। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन में है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है प्यारे छात्रों, मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का 1+D/f होता है। क्या होता है, 1+D/f। तो ऑप्शन आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर क्लियर होगा। मेरे हिसाब से फाइनल आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब उसकी ट्यूब लेंथ, जब ट्यूब का लेंथ यानी लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसके वजह से इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो खगोलीय दूरदर्शी में यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में प्यारे छात्रों आभासी और उल्टा प्रतिबिंब होता है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है। अगला, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया वाले को एक जो है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस चश्मे की जरूरत होती है। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे कह रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका फोकस दूरी क्रमशः 20 तथा 2 सेंटीमीटर है। देखो, टेलीस्कोप में 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम है आई लेंस। जब टेलीस्कोप आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक लेंस बड़ा होता है और बगल में एक लेंस छोटा होता है। जो छोटा वाला लेंस है इसको बोलते हैं आई लेंस, जो बड़ा वाला लेंस है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक लेंस। तो इसके फोकस दूरी को क्या आप FO कह सकते हो। इस लेंस की आई लेंस है तो क्या इसके फोकस दूरी को आप FE कह सकते हो। तो कह रहा है कि अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 और 2 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस का दिया हुआ है 20 और आई लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्यारे छात्रों। तो कह रहा है कि इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि यहाँ पे फार्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का FO/FE। तो यहाँ पे FO बताओ 20 है, FE 2 है, कट करके आंसर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर 10 होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है। नली की लंबाई को यंत्र की लंबाई भी कहते हैं, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शक यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछा गया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी जस्ट बताए हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट के नाम से या लेंथ ऑफ ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो इसके फोकस अगर FO है और इसके फोकस को FE कहते हैं, चूंकि यह है आई लेंस और यह है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसकी जो लेंथ होती है ट्यूब की यानी नली की लंबाई L का जो फार्मूला होता है FO+FE, दोनों के फोकस को जोड़ दिया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा छात्रों, FO+FE होगा। कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए। देखिए छात्रों, जो दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए याद करेंगे कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एस्टिमैग्मेटिज्म में जो अबिंदुकता होती है इसके लिए आप सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो जरा दृष्टि दोष होती है इसके लिए बाइफोकल लेंस या
द्विफोकस लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस पूछा गया है, तो बेलनाकार लेंस में एस्टिमैग्मेटिज्म इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है, सामान्य समायोजन का अर्थ होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है, तब टेलीस्कोप को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट की स्थिति में कहते हैं। और उस समय इन्फिनिटी पर जब इमेज बनता है तो उस टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है प्यारे छात्रों -FO/FE। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप बता सकते हो? तो इसका आंसर होगा -FO/FE। ये इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर प्यारे छात्रों TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है? देखो भाई, प्लेन मिरर जिसे आप समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण में इसमें तो आभासी बनता है लेकिन बराबर आकार का बनता है, तो ये तो होगा नहीं। कन्वेक्स जो उत्तल होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा इसमें सवाल में पूछ रहा है कि हमेशा छोटा बनता है, तो हमेशा किस में बनेगा? उत्तल में होगा, यानी कन्वेक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है कि बढ़ता है? देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको सबसे पहले ये बता दे, फार्मूला म्यू बराबर होता है C/V। क्लियर? तो C तो पता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होगा। और यहाँ पर देखेंगे चूंकि वेलोसिटी का संबंध होता है V = F × लैम्डा होता है। अगर हम देखें यानी वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होता है उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन अपवर्तनांक और वेलोसिटी में देखें तो जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। सवाल आपका कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्घ्य यानी V का संबंध आप देखो लैम्डा से है, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसकी लैम्डा ज़्यादा होगा। यानी अगर हम देख रहे हैं कि अगर इसकी लैम्डा ज़्यादा कर दे तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। इसलिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? घटता है। आगे कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? अभी बताए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम है तो D हो जाएगा, वायलेट कलर। आगे कह रहा है 136 नंबर में कि अब म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या है? देखिए भाई, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण पूछा गया है, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन डेल्टा होता है उसका फार्मूला होता है म्यू -1 × A। तो आप ऐसा वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? B होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो भाई, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है और लेंस है आपका कन्वेक्स। तो आपसे पूछा गया है कि जो कन्वेक्स लेंस की पावर होती है प्यारे छात्रों वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसकी पावर क्या होगी? तो पावर का फार्मूला 100/F लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 100 कितना हो जाएगा? फोकस दूरी दिया हुआ है 10, यानी हो जाएगा 10 से ये 100 कटेगा तो 10 डायोप्टर। और पूछा गया उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? B नंबर +10 डायोप्टर होगा। आगे कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, प्लेन मिरर का रेडियस और फोकस दोनों क्या होता है प्यारे छात्रों? पॉजिटिव होता है। तो सॉरी, इन्फिनिटी होता है, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस कारण हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? अभी बताएं, इस क्वेश्चन को हमने इसी लेक्चर में पहले पीछे सोल्व कराया है कि, और ये होता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में पानी के अंदर जो हवा की बुलबुला होती है ये चमकती हुई नजर आती है। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे समाप्त होता है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो कैसा लगा आप लोगों का सेशन कमेंट करके बताएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। फिर अगले हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।